हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसटी का चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का संगठन के बारे में आज जानेंगे। आज हम अध्ययन करने वाले हैं संगठन के चैप्टर के बारे में। अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, तब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पता चलेगा प्रबंध के कितने कार्य हैं, प्रबंध के कार्य में कौन कौन से आते हैं, ये चीज आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले संगठन की अवधारणा के बारे में, संगठन की प्रक्रिया के बारे में, संगठन के महत्व के बारे में, संगठन के ढांचों के बारे में, औपचारिक अनौपचारिक संगठन के प्रकारों के बारे में, अंतरण क्या होता है, और लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक रहेगा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। इन 7 टॉपिक्स के करने के बाद हमारा चैप्टर दी एंड होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगठन की अवधारणा के बारे में, यानी संगठन क्या होता है। आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल भी एक क्या है, संगठन है। हॉस्पिटल भी एक क्या है, संगठन है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या होती है, संगठन होती है, जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है। अपन उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बोलते हैं। ठीक है ना। स्कूल क्या है, जैसे प्रिंसिपल होंगे, कुछ टीचर होंगे, मैथ का टीचर, साइंस के टीचर, वेरियस स्टाफ्स होंगे, ये भी एक क्या है, संगठन है। तो संगठन किससे मिलकर बना है, व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बना है। हमने प्रबंध के 5 कार्य पढ़े थे। सबसे पहले नियोजन होता है, दूसरा कार्य क्या आता है, संगठन। आपने प्लानिंग कर दी, या प्लानिंग को अचीव करने के लिए हमको किसकी जरूरत रहेगी, संगठन की जरूरत रहेगी। संगठन के बिना हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज पढ़ते हैं हम संगठन की परिभाषा के बारे में। देखना, सबसे पहले जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में एक साथ कार्य करते हैं, अपन उसको क्या कहते हैं, संगठन। जिनके बीच कार्यों का विभाजन करने की आवश्यकता होती है, इसका नाम संगठन कहलाता है। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति किसी संगठन में काम करते हैं, उनके मध्य कार्य का बंटवारा होता है। जैसे स्कूल में मैथ्स के टीचर अलग, साइंस के अलग, एसएसटी के अलग, इन सब के अलग अलग होते हैं, उनके कार्यों का बंटवारा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, संगठन। संगठन अंग्रेजी शब्द ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका मतलब होता है शरीर के उन टुकड़ों को संदर्भित करता है जो पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं। शरीर के विभिन्न टुकड़े होते हैं, जैसे हाथ, पैर, आंख, नाक, बट ये संपूर्ण रूप से एक साथ कार्य करते हैं। होते अलग अलग है, इनके कार्य अलग अलग होता है, परंतु इनका फंक्शन एक ही होता है मेनली। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन संगठन की। किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाता है, इनका निर्धारण करना और व्यक्तियों के बीच में इन क्रियाओं को वितरण करने की व्यवस्था करना, यह क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। तो देखना, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया कि संगठन में कार्यों का विभाजन किया। कार्यों का विभाजन या क्रियाओं का विभाजन अपन व्यक्तियों के मध्य करना क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। ये उर्विक ने दी है। नेक्स्ट परिभाषा क्या कहता है, एक संगठन मूल रूप से व्यक्तियों का समूह है। एक संगठन क्या है, संगठन किससे बना है, व्यक्तियों के समूह से बना है, जो नेता के निर्देशन, कोई ना कोई लीडर होगा जो उसको निर्देशन देगा और उसके निर्देशन के द्वारा उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग करते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। अब बात पढ़ेंगे अपन अगला चरण, संगठन की प्रक्रिया क्या होती है, कि संगठन कैसे बनता है, इसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है। सबसे पहले प्रक्रिया होती है कार्यों का। सबसे पहले प्रक्रिया में आएगी कार्यों की पहचान करके हम उनको बांटेंगे, फिर पर्टिकुलर विभाग बनाएंगे, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, परचेज डिपार्टमेंट अलग हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया, एचआर डिपार्टमेंट अलग हो गया। इन सारे अपन ने विभागीकरण कर दिया, जिनकी क्रियाएं सेम होगी उनको एक ही समूह में रखेंगे। फिर सबका अपन कर्तव्यों का निर्धारण करेंगे कि ये काम पर्टिकुलर तुझे करना है, ये तेरा कर्तव्य है, ये पर्टिकुलर काम तुझे करना है। फिर कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा, रिपोर्टिंग संबंध या अपन सेट करेंगे। किसकी स्थापना होगी, रिपोर्टिंग संबंध की, कि कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको आदेश देगा, कौन किसके लिए रिपोर्टिंग करेगा। जैसे मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को काम दे रहा हूं कि ये भाई तुझे काम करना है शाम तक और तू मुझे शाम को रिपोर्ट दे, तो ये भी हम संगठन की प्रक्रिया में तय करेंगे।
सबसे पहले कार्यों की पहचान करके विभाजन कर दो, फिर विभागीकरण बना दो, कर्तव्यों का निर्धारण कर दो और लास्ट चरण आता है रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। एक एक करके हम पढ़ते हैं इन चरणों के बारे में। पहला चरण आता है कार्य की क्या करना, पहचान करना। देखना, संगठन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम कार्य होता है कि योजनाओं की पहचान करना और उसके बाद में कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। भाई आपने उद्देश्य बना दिया, उद्देश्यों को बांटते अचीव कैसे करेंगे अपन, उनको छोटे छोटे भागों में बांटेंगे और कार्य ऐसे बांटना है कि पुनरावृत्ति नहीं हो, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। काम आपको इस तरीके से बांटना है कि एक ही काम दो बंदे नहीं कर रहे हो, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होगा, कर्मचारियों का बोझ भी कम होगा। ये ऐसे कार्य को बांटना है कि कर्मचारियों को बोझ भी कम हो, काम कार्य रिपीटेड भी नहीं हो, विशिष्टीकरण के आधार पर बांटना चाहिए। नेक्स्ट आता है विभागीकरण। देखना, जब कार्य छोटी छोटी प्रबंध में विभक्त कर दिया जाता है तो उनमें से जो समान प्रकृति के कार्य हैं उनका एक समूह बना दिया जाता है, उसे अपन विभागीकरण कहते हैं। जो कार्य एक ही नेचर के हैं, एक ही प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं, उनको हम एक ही समूह में रखेंगे। जैसे स्टाफ की नियुक्ति करना, स्टाफ को निकालना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, ये सब एक ही काम है। तो ये सब काम कौन करेगा, एचआर डिपार्टमेंट। माल को खरीदना, चेक करना, ये सब एक काम करेगा परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर्टिकुलर प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करेगा। तो जो समान प्रकृति के कार्य उनका हम क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। इस समूहबद्ध क्रिया को अपन क्या कहते हैं, विभागीकरण कहते हैं। विभागीकरण किसके आधार पर होना चाहिए, विशिष्टीकरण का लाभ होता है। भाई आपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया एचआर का, तो एचआर में अपन क्या हो जाएंगे, विशिष्टीकरण का लाभ होगा। यानी कि पर्टिकुलर वो उस बंदे को एचआर से रिलेटेड ही काम करना है, उसको प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, सेल्स से मतलब नहीं है, वो केवल किससे संबंधित काम करेगा, एचआर से संबंधित काम करेगा। तो अपन को सेकंड लाभ क्या हुआ, विशिष्टीकरण, यानी कि दूसरी प्रक्रिया में अपन ने क्या किया, विभागीकरण प्राप्त किया। तीसरा चरण क्या कहता है, कर्तव्यों का निर्धारण करेंगे। तीसरी बार में क्या करेंगे, कर्तव्यों का निर्धारण। देखो, प्रत्येक कार्य एक व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया जाता है, उसके उपरांत विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग के सदस्यों में निपुणता और सक्षमता के आधार पर आवंटित कर दिया जाएगा। आपने काम उनकी निपुणता, उनकी सक्षमता के आधार पर बांटोगे। व्यक्ति की योग्यता और कार्य की प्रकृति में सुमेल स्थापित करने के लिए अति आवश्यक होता है कि अपन कर्तव्य का निर्धारण करें। कार्य आवंटन में यह भी अति आवश्यक है कि सबसे अच्छा काम करने के लिए सर्वोपयुक्त व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए। कार्य हम ऐसे बांटेंगे या कर्तव्य ऐसे देंगे, जो बंदा जिस काम में सर्वश्रेष्ठ है उसको वो काम देंगे। मान लो एक बंदा है जिसको टाइपिंग अच्छी आती है, तो अपन उसको टाइपिंग का देंगे। किसी को मैनेजमेंट का काम अच्छा आता है तो उसको मैनेजमेंट का काम देंगे। कर्तव्य का निर्धारण इस प्रकार से करना है कि जो सबसे अच्छा है उसको सब वही काम देना चाहिए, जिससे अपन को क्या मिलेगा, विशिष्टीकरण का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रक्रिया का चरण होता है रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। कौन सा संबंध स्थापन करना, रिपोर्टिंग संबंध। केवल कार्य का आवंटन मात्र ही पर्याप्त नहीं है। आपने केवल काम बांट दिया और आप खुश हो रहे हो, काम बांटना ही पर्याप्त नहीं है। उसके बाद में कौन किसको रिपोर्ट लेगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा, ये बहुत जरूरी होना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होना चाहिए कि वह किससे आदेश प्राप्त करेगा और वह किसके लिए जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसके लिए तुम्हारी। तुम गलत काम कर दो तो तुमको कौन पकड़ेगा, तुम किसको जवाब दोगे, ये सब संगठन में पहले से पता होना चाहिए। मैथ वाले को, टीचर को पता है कि मैं को किससे बात करनी है, क्या करना है, ये सब पता होता है। इस प्रकार क्या करेंगे, संबंध स्थापित होगा। ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले, अब हम बात करते हैं कि अगर आपने संगठन बना दिया तो आपको क्या क्या महत्व होंगे। सबसे पहला, विशिष्टीकरण का लाभ मिलेगा। मैंने बताया था कर्तव्यों का निर्धारण हम कैसे करेंगे, जो बंदा जिसमें निपुण हो, जिसकी क्षमता अच्छी हो, उसको वही काम देना है। तो अपन को किसका लाभ होगा, विशिष्टीकरण का लाभ होगा। फिर दूसरा आता है महत्व, कार्य में संबंधों का स्पष्टीकरण हो जाएगा।
भाई सबको पता होगा मेरा ये बॉस है, मुझे इसको आदेश देना है, इसको आदेश लेना है, इसके लिए मैं जवाबदेही हूं, तो कर्तव्य का क्या होगा, स्पष्टीकरण होगा। जितने भी संस्था में संगठन संसाधन है उनका अनुकूलतम प्रयोग होगा। अब संसाधन कौन कौन से होते हैं, फिजिकल भी होता है और ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, मानव भी तो है, और संपत्ति है, यानी कि आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, इनका भी अपन अच्छे से अच्छा यूज कर सकते हैं। परिवर्तनों का अनुकूलन, देखो कुछ ना कुछ परिवर्तन अपन को अपनाने पड़ते हैं, तो उनको भी अपन अनुकूल रूप से क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। संगठन है तो प्रशासन अच्छे से होगा, कोऑर्डिनेट अच्छे से होगा, कर्मचारियों का भी क्या होगा, विकास होगा। ये सारे क्या होंगे, संगठन को महत्व होंगे। एक एक करके हम चर्चा करते हैं, देखना। सबसे पहले आता है विशिष्टीकरण का लाभ। संगठन कार्यबल में विभिन्न क्रियाओं के नियम अनुसार आवंटन में मार्गदर्शन का कार्य करता है। भाई संगठन को पता है भाई किसको क्या काम कर देना है, क्या नहीं लेना है, वो नियम अनुसार अपन को मार्गदर्शन करता है। कर्मचारी द्वारा एक ही कार्य को बार बार करने से बोझ कम होता है और उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती है और उसको अनुभव भी प्राप्त हो जाता है, जिससे अपन को लास्ट में किसका लाभ होता है, विशिष्टीकरण का। एक बंदे को आपने एक काम दे दिया संगठन में, अब वही बार 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 काम कर रहा है, तो इससे क्या होगा, विशिष्टीकरण हो जाएगा, उसको अनुभव मिल जाएगा उस काम में। तो अपन को सबसे पहले क्या होगा, विशिष्टीकरण का लाभ होगा। आता है संबंधों का स्पष्टीकरण। भाई सबके बीच में जो भी भ्रम है वो सब दूर हो जाता है, किसको क्या काम लेना है और किसको क्या काम देना है, कौन किसके लिए जवाबदारी है, ये सारा स्पष्टीकरण होता है। देखना, कार्य में संबंधित संबंधों का स्पष्टीकरण हो जाता है, किसको किसने किसको रिपोर्ट करनी है, एक एक करके सबको बतलाता है। ये भ्रमों को दूर कर देता है, जो भी भ्रम है। सोपानिक क्रम में निर्माण में सहायक होता है। सोपानिक क्रम यानी कि सबसे पहले मान लो डायरेक्टर है, फिर मैनेजर है, फिर मिडिल लेवल है, फिर लोअर लेवल है, ऐसे अपने सोपानिक क्रम तैयार हो जाता है, तो कोई भी हमारे भ्रम नहीं रहता, जिससे क्या होता है, संबंधों का स्पष्टीकरण हो जाता है। अगला देखना, संसाधनों का क्या करेंगे, अनुकूलतम उपयोग करेंगे। देखो संगठन में प्रत्येक बंदे को पता होता है कि किसको क्या काम लेना है, किसको क्या काम देना है, उसको क्या काम करना है, तो इससे क्या होती है, रिपीटेटिव नहीं होता काम, बार बार एक बंदा दो काम नहीं करता, इसका ये काम है, उसका ये काम है, पहले से ही सब तय होता है, तो दोहरावती नहीं होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। संगठन में चाहे सभी भौतिक हो, चाहे वित्तीय हो, चाहे मानव हो, इनका उपयोग संभव होता है। काम का उपयोग अपन आवंटन करेंगे, लीपापोती से अपन को बचाता है, जिससे संसाधनों का क्या होता है, सर्वोत्तम उपयोग होता है। यह हमारे दोहरीकरण से दूर रखता है, अपव्यय को कम करता है, तभी तो हमको क्या होता है, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। नेक्स्ट, परिवर्तनों का अनुकूलन। देखो संगठन प्रक्रिया व्यवसायिक पर्यावरण, मैंने बताया था व्यवसायिक पर्यावरण के बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे राजनीतिक चेंज हो जाता है, इकोनॉमिकल चेंज हो जाता है और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो संगठन को उसके अनुकूल बनाने में सहायक होता है। ठीक है ना। देखो संगठन प्रक्रिया व्यवसायिक पर्यावरण में परिवर्तनों में समायोजित होने की अनुमति देता है। यह संगठन में प्रबंध के स्तर, उपयोग, परिवर्तन और आपसी संबंधों में संशोधन के सामने मार्ग बताता है, तभी अपन को क्या मिलता है, जीवित रहते हैं और उन्नति की ओर अग्रसर रहते हैं। आप अगर परिवर्तन को अपनाओगे नहीं तो आप अग्रसर तो नहीं रहोगे, आप डाउनवर्ड हो जाओगे। इसलिए संगठन की प्रक्रिया हमको परिवर्तन जो हो रहे हैं संस्था में या बाहर देशों में या कहीं भी परिवर्तन हो रहे हैं, उनके अनुकूल हमको बनाते हैं, जिससे क्या होता है, परिवर्तन के अपन अनुकूल हो जाते हैं और अपन को कम से कम हानि होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्रभावी प्रशासन। याद रखना, आपने संगठन बनाया है तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, प्रभावी प्रशासन कर सकते हो सबके। देखो संगठन के कार्य, उनके कर्तव्यों का स्पष्टीकरण, विवरण देता है, असमंजस्य को हटा देता है, पुनरावृत्ति से ये बचाता है, कार्य में स्पष्टता लेकर आता है, जिससे निष्पादन ठीक प्रकार से होता है, प्रबंध सुगम होता रहता है, प्रभावी प्रशासन में ये सभी कार्य करते हैं। फिर लास्ट में कर्मचारियों का क्या होगा, विकास होगा।
प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थों को दैनिक कार्य के अंतरण से उनका भार कम हो जाता है। बात बताओ, मैं जो काम करता था अब वो मैं सारे काम अपने स्टाफ को दे रहा हूं, तो मेरा भार कम हो रहा है और वो भी काम कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो उनका भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अधिकार अंतरण द्वारा कार्यभार कम करना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि कार्य क्षमता सीमित है, बल्कि नए तरीकों को भी क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। मैं एक तरीके से काम कर रहा था, मैंने किसी काम को दूसरे को हैंड आउट कर दिया, तो इससे क्या होगा, वो भी काम सीखेगा, नए नए तरीकों से सीखेगा, नए तरीके अपनाएगा, तो नए तरीकों का भी सर्जन होगा, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली कर्मचारी का विकास होगा। ये थे संगठन के महत्व, संगठन की प्रक्रिया और संगठन क्या होता है, हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे संगठन के ढांचों के बारे में, जो कार्यात्मक संगठन ढांचा भी हो सकता है और विभागीय संगठन के ढांचा भी हो सकता है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।